अल्लाह के फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करता हूँ शुरू। आज 7 जून है और स्टिल हम वेटिंग कर रहे हैं जो मैंने अरशद भाई और अरशद का केस जमा कराया था क्रोएशिया में। उसका क्या रिप्लाई आता है, वीज़ा मिलता है या रिजेक्शन होती है। मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग भी थे और जैसा कि रेशो चल रही है क्रोएशिया की कि वो वीज़ा देते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनका वीज़ा आ जाएगा। तो आज के जो वीलॉग बनाने की सबसे बड़ी वजह वो ये है क्योंकि मैंने अपना एक वीलॉग अपलोड किया था पिछला और उसमें मैंने बताया था कि जी क्रोएशिया का वीज़े में कितना टाइम लग रहा है, वर्क वीज़े में कितना लगता है और जो टूरिस्ट वीज़ा वो कितना टाइम ले रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए जिसमें मुझे लोगों ने ये पूछा कि आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप मुझे ये बताएं कि आपने जो अपना केस सबमिट है वो तेहरान में VFS ग्लोबल किस जगह पे किया था, कितनी फ़ीस ली गई थी और कौन सा वो डॉक्यूमेंट्स है या कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अगर ना हो तो VFS ग्लोबल आपका केस क्रोएशिया के लिए सबमिट नहीं करते। और हमें कैसे पता चलेगा जो वर्क परमिट आया है वो हमारा ओरिजिनल है या फेक है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको जस्ट किसी की नॉलेज से या जो यूट्यूबर्स करते हैं जाके वेबसाइट से पढ़ लिया या मिनिस्ट्री से पढ़ के आपको बता देते हैं। मैं ख़ुद तेहरान में था, पूरी टीम अपनी तेहरान में लेके गया हुआ था और वहाँ से हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन ली है वो आपको मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें, जब हम तेहरान में थे और केस सबमिट करवा रहे थे हरावी सेंटर में, हमारे साथ हुआ क्या था, फिर मैं आपसे करता हूँ बात। जी बिस्मिल्लाह, आज का व्लॉग शुरू करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ। अभी हम हरावी सेंटर जा रहे हैं क्रोएशिया एम्बेसी में वीज़ा सबमिट करने के लिए। यहाँ पे क्रोएशिया एम्बेसी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट एम्बेसी में सबमिट नहीं होती, बल्कि सेम पाकिस्तान वाला रूल है कि यहाँ पे VFS ग्लोबल जाना पड़ता है और जो इनका VFS ग्लोबल है वो हरावी सेंटर में है। तो अभी हम हरावी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही हम हरावी सेंटर पहुँचेंगे तो मैं अपना व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। तो हम लोग हरावी सेंटर के अंदर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा रश है और एक लंबी क्यू है जिसको हमें क्रॉस करना है, VFS ग्लोबल तक जाना है। नीचे जो थे वो पुलिस और सिक्योरिटी खड़ी हुई थी जो आपकी अपॉइंटमेंट चेक कर रही थी। जिसके पास अपॉइंटमेंट लेटर है सिर्फ वही ऊपर जाएगा, क्योंकि जो इनका VFS ग्लोबल है वो सबसे टॉप बिल्डिंग में है। हमें अपने जो ट्रैवल प्लान था जो हमने बनाया हुआ था इस पर हमारे बिज़नेस की अभी स्टैम्प्स नहीं लगी। तो अभी मैं एक काउंटर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ जिसके ऊपर एक हेल्प डेस्क है, जिसके ऊपर एक लेडी से मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमें एक पैड दे दे ताकि हम यहाँ पर अपनी स्टैम्प्स लगा सकें। अब जैसे ही हम लोग अंदर जाएंगे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा क्योंकि VFS ग्लोबल के अंदर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, वो अलाउ नहीं करते हैं। और ये हरावी सेंटर है और यहीं पे VFS ग्लोबल और यहीं पे ही तमाम जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी वीज़ा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होती है। कितनी फ़ीस लेंगे हमसे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे और क्रोएशिया के लिए कैसे हम फाइल सबमिट करेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, देखते रहिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। जी, कुछ सिनेरियो ऐसा है कि जो फ़ीस जमा होती है क्रोएशिया के लिए VFS ग्लोबल के लिए, जो उनकी अपनी VFS ग्लोबल की जो फ़ीस है वो आपसे लेते हैं वो 1 लाख तमान। 1 लाख तमान पाकिस्तानी यही कुछ बन जाता है, पाकिस्तानी कोई 6-7 हज़ार रुपया। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही आपका केस सबमिट होता है VFS ग्लोबल में तो आपको वापसी के ऊपर ये जो पेमेंट है आपकी, ये जो आपने जमा कराया होता है VFS ग्लोबल के लिए जो ऑनलाइन पेमेंट कराई होती है, ये एक कार्ड की सूरत में वापस करते हैं जिसे गिफ्ट कार्ड कहते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर गिफ्ट कार्ड दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह का गिफ्ट कार्ड होता है। आप सिर्फ बैंक सामान, क्योंकि हमारा सामान बैंक है जैसे आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ से 200 या तमान पर डे के निकाल सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए इसके पीछे बार कोड ब्लैक कलर का है, आप आराम से इससे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन जितनी मर्ज़ी शॉपिंग करें 1 लाख तमान के अंदर वो आपकी हो सकती है, उसकी कोई पर डे की लिमिट नहीं है। और इसके साथ अब आपको अरशद भाई का ये जो मैंने अपॉइंटमेंट ली थी वो दिखाई दे रहा है, अरशद, और पासपोर्ट मैंने किसी वजह से जो पासपोर्ट नंबर है उसको छुपा दिया है। और देखें 8:30 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी और 11 मई की थी, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और 80 यूरो, आप ज़रा इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ, 80 यूरो जो है वो VFS ग्लोबल की फ़ीस थी। 80 यूरो जो थी वो क्रोएशिया के शेंगन वीज़े की फ़ीस थी। 30 यूरो जो थे वो VFS ग्लोबल के चार्जेस थे
2 यूरो उन्होंने हमसे लिए थे कोरोना टेस्ट के लिए, और जो 10 यूरो थे वो जब आपका पासपोर्ट, जब आप VFS ग्लोबल में केस सबमिट करते हैं तो वो आपसे एड्रेस लेते हैं लोकल, जहाँ पे वो आपका पासपोर्ट सेंड करते हैं। अगर वो तेहरान में मौजूद है तो वो 10 यूरो चार्ज करते हैं। अगर वो तेहरान में मौजूद नहीं है, लेट्स सपोज वो ज़ायदान में या मशहद में या कौम में है, तो फिर वो 20 यूरो चार्ज करते हैं पासपोर्ट भेजने के, क्योंकि डिसीजन जो आता है वो आपके पासपोर्ट के साथ ही वो भेज देते हैं, आपको बताते नहीं हैं, जो आपने एड्रेस दिया होता है उस पर चला जाता है। अब ये स्नैरियो कुछ ऐसे कि ये जो वीलॉग मेरा बनाने का मकसद है, ये आपको ये बता सकूं कि जो आप फ़ीस जमा ऑनलाइन VFS ग्लोबल में करवाते हैं, वो आपको जैसे ही आप VFS ग्लोबल में केस सबमिट करते हैं वो आपको वापस हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको गिफ्ट कार्ड दिखाया था, गिफ्ट कार्ड में वो आपके पैसे थे जो आपने ऑनलाइन जमा करवाए थे। मैंने आपको अपॉइंटमेंट बता दी, अपॉइंटमेंट का जो पेपर होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए ये मैं वीलॉग बना रहा हूँ, वो लोग जिनका वर्क परमिट आता है वो लोग एम्बेसी से पूछते हैं कि भाई ये ज़रा चेक करके हमें बताएंगे VFS जो हमारा जो वर्क परमिट आया, ये VFS से पूछते हैं ये जेन्युइन है या फेक है। खुदारा ऐसा काम मत किया करें, क्योंकि ये आपके जो केस पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालता है। क्योंकि एम्बेसीज़ का काम ये नहीं होता कि वो आपको बताए, ये आपका काम है कि जब आप किसी एजेंट से अपना वर्क परमिट लेते हैं तो जो कंपनी आपको वर्क परमिट देती है आप ऑनलाइन जाकर उसको चेक करें क्या वो ऑनलाइन रजिस्टर है। अगर वो ऑनलाइन रजिस्टर है तो उसको आप ईमेल सेंड करें, और अपना जो वर्क परमिट आया हुआ है वो भी इसको सेंड करके पूछें क्या ये जेन्युइन वर्क परमिट है, तो वो आपको 24 नहीं तो 48 घंटों में रिप्लाई करेगी। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है आई थिंक पूछने का कि ये वर्क परमिट मेरा ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, बाकी कंपनी सारी जो क्रोएशिया में या जो यूरोप में वो सारी रजिस्टर हुई होती हैं, उनके नंबर्स होते हैं, उनके फैक्स नंबर्स होते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं या उनको ईमेल कर सकते हैं, लेकिन खुदारा एम्बेसी को मत पूछें कि ये आपका ओरिजिनल है या फेक है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये भूल जाएं कि VFS ग्लोबल आपका केस सबमिट करेगी, क्योंकि हमारी 8 तारीख को अपॉइंटमेंट थी, 8 मई को अरशद भाई और असद की, और हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे थे। तो उन्होंने हमें साफ कहा कि हम केस सबमिट तब तक नहीं करेंगे जब तक आप हमें बर्थ सर्टिफिकेट ला के नहीं देते। तो हमने बर्थ सर्टिफिकेट PDF मंगवाए, और PDF मंगवाने के बाद जब हमने सबमिट करवाया तो हमारा केस ईजीली सबमिट हो गया। तो इन शॉर्ट बताने की बात यह है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके अगर बैंक स्टेटमेंट है, FRC आपने लगाया, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लगाया, और जो भी आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अगर बिज़नेस लगा रहे हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगा रहे हैं, अगर आप एज कोई एम्प्लॉयर जा रहे हैं तो आप अपनी 3 महीने की जो सैलरी स्लिप है वो लगा रहे हैं। ये लगाने के बावजूद भी अगर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो VFS ग्लोबल आपका केस सबमिट नहीं करेगा। अब मुझे वेट है कि असद और अरशद भाई का जो वीज़े का जो रिस्पॉन्स है वो आज कल में आ जाएगा, और तब मैं आपको अपना नया वीलॉग अपलोड करके बताऊंगा कि क्या हुआ, वीज़ा मिला या रिजेक्शन हुई, क्या हुआ। तो मेरा इस चैनल को देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीलॉग में।